हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर उपस्थित हूं आपके लिए एक फिर नए वीडियो के साथ। और यह वीडियो संबंधित होगा जो प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए आपके लिए लगातार मेरे द्वारा जो वीडियो लाए जा रहे हैं उसी कड़ी में यह महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और यह जो होगा डीएलएड 75 अंक की तैयारी से ही संबंधित होगा। और डीएलएड जो यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं, इससे पहले यूनिट 1 का ही पार्ट 1 आया था, अब उसी का यह पार्ट 2 है। और यह क्वेश्चन आंसर सीरीज का प्रैक्टिस सेट 2 है। आपने यदि प्रैक्टिस सेट 1 को जो डीएलएड यूनिट 1 पार्ट 1 था उसको यदि आपने नहीं देखा है, या फिर मेरे द्वारा जो 2020 सीरीज लाए जा रहे हैं जिसमें 8 यूनिट से जो डीएलएड के 8 यूनिट और लगभग 60 टॉपिक को आपको पढ़ने हैं, उन 60 टॉपिक से जो मिसलेनियस मेरे द्वारा सेट लाए जा रहे हैं जिसको 2020 सीरीज नाम दिया जा रहा है, उसके भी लगातार वीडियो आ रहे हैं। तो उन सभी को यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक वाले सेक्शन में जा करके निश्चित रूप से सभी वीडियो को देख लें, क्योंकि वह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो आज उसी कड़ी में प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा जो डीएलएड 75 अंक के प्रश्न आने हैं, जो यूनिट वाइज मैंने शुरू किए हैं, और जीएस के भी विषय वाइज आएंगे। और 2020 सीरीज में जीएस के भी मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, और आपके लिए डीएलएड के भी 8 इकाई से मिसलेनियस आएंगे। तो एक और सभी मिसलेनियस आ रहे हैं, तो एक और डीएलएड और जीएस दोनों के यूनिट और विषय वाइज आएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग देख लें कि प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत यूनिट 1 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था, और यह सीरीज आगे भी जारी रहने वाली है। इसलिए यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट हो या तैयारी से संबंधित सभी वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। तो वीडियो में बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के पहले सवाल से। पहला प्रश्न है कि शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें, यानी शिक्षा जीवन की जो विशिष्ट प्रक्रिया है वह कैसी होती है। तो निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करने वाली होती है, कि दर्शन से संबंध बनाए बिना शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम रीति से चल सकती है, या विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में डीएलएड में पहले प्रश्न में यह देख लेना जरूरी है कि सकारात्मक है कि नकारात्मक है। तो शिक्षा जीवन की विशिष्ट प्रक्रिया है, यानी सकारात्मक इसका जवाब होगा। तो यह संबंध बनाए बिना यानी नकारात्मक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन से भी कैसे छांट सकते हैं आप, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। यहाँ भी दे रहा है कि ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, तो ये भी नकारात्मक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नकारात्मक है। इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा कि निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम जो प्रदान करने वाली प्रक्रिया होती है, विशिष्ट प्रक्रिया, वही शिक्षा होती है। दूसरे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। प्रश्नों में मैं बार बार कहता हूं कि यह अंत में जरूर देखना जरूरी होता है कि कौन सा में पूछ रहा है कि सही है, कौन में पूछ रहा है गलत है, किसमें नहीं है। यह अगर जल्दबाजी में इस पर ध्यान नहीं गया तो बिल्कुल ही 100% उत्तर गलत आप देंगे। तो यहाँ है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको जो नहीं होगा यानी निगेटिव आपको ढूंढना है। तो शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, सही बात है, शिक्षा को एजुकेशन ही कहते हैं अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी में एजुकेशन ही कहते हैं, तो ये भी सही ही है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। एजुकेशन जो है वह एडुकेटम से इसकी उत्पत्ति है, और इस एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। तो लैटिन भाषा के एडुकेटम से उत्पन्न शब्द शिक्षा है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। तो ये भी सही ही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा है कि शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है, ये भी निश्चित रूप से सही है। वास्तविक रूप में शिक्षा का प्रथम स्रोत परिवार होता है, तो शिक्षा का स्रोत परिवार तो होता ही है, लेकिन वास्तविक रूप में पूछ रहा है तो वास्तविक रूप में नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। तीसरे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों का दूसरी पीढ़ी के लोगों में सांस्कृतिक का संक्रमण करते हैं, ताकि वे उसका संरक्षण कर सकें और संभव हो तो उसकी उन्नति करना। निम्न में यह कथन किसका है, यानी किसने कहा था कि शिक्षा जो होती है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो संस्कृति आपकी होती है उसको संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाने का काम करती है शिक्षा। तो यह फ्रोबेल महोदय ने कहा था कि शिक्षा का यह उद्देश्य होता है। चौथे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है, यह कार्य समाज में निम्न में किसके द्वारा किया जाता है।
यानी शिक्षा के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। और यह कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? परिवार द्वारा किया जाता है कि धार्मिक समूहों द्वारा किया जाता है कि सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जो शिक्षित करने का काम जो है, लोगों को जागरूक करने का काम जो है, जिससे परिवर्तन लाया जा सके, तो यह तीनों के द्वारा किया जाता है। इसलिए राइट आंसर उपरोक्त में सभी हो जाएगा। जो बीपीएससी की जब आप परीक्षा देंगे हेड टीचर की, तो उसमें चौथा ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उसको आप लगाएंगे। पांचवा प्रश्न है कि शिक्षा के निम्न में क्या उद्देश्य हो सकते हैं? शिक्षा जो आप प्राप्त करते हैं उसका क्या क्या उद्देश्य हो सकता है? तो उस बालक की क्षमता का विकास करना, बालक शिक्षा ग्रहण करता है तो उसकी क्षमता का विकास होता है, निश्चित रूप से होता है, ये भी सही है। ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन करना, तो जो जिस अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है उस अनुसार वह अपना जीविकोपार्जन खोज लेता है। और बालकों एवं विद्यार्थियों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास करना तथा इन्हें सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना, ये भी है। तो शिक्षा प्राप्त करने या शिक्षा देने के ये तीनों उद्देश्य हैं, इसलिए राइट आंसर उपरोक्त में सभी हो जाएगा। डीएलएड के जो भी ऑप्शन होंगे वह बहुत बारीकी से आपको देखने होंगे, क्योंकि इसमें एक बार में देखने पर सभी प्रश्न सही ही लगेंगे, सभी ऑप्शन सही ही लगेंगे, लेकिन उसी में से जो 72 होगा वह आपको छांटने होंगे। उसमें भी बीपीएससी की परीक्षा में जो चौथा और पांचवा ऑप्शन होता है वह सबसे अधिक फंसाने वाला होता है, और आप पढ़े हुए प्रश्न भी गलत करके आते हैं, क्योंकि चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक होता है और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। यानी को किसी का दो ऑप्शन सही होगा तो आपको चौथे ऑप्शन के साथ जाना होगा। इसलिए एक नज़र में यदि एक ऑप्शन सही दिख जाता है तो उस पर आप टिक नहीं लगा सकते हैं, सभी ऑप्शन को बारीकी से पढ़कर ही टिक लगाना होगा, क्योंकि दो ऑप्शन यदि सही होंगे तो आपको चौथे ऑप्शन के साथ जाना होगा। छठा प्रश्न है कि निम्न में शिक्षा के प्रमुख कार्य कौन से हैं? शिक्षा का क्या प्रमुख कार्य होता है? अच्छे नागरिकों का निर्माण करना कि भौतिक संपन्नता की प्राप्ति? तो ए एवं बी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षा का कार्य है देश में अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, और जो लोग शिक्षित होते हैं वे अपने शिक्षा के बदौलत भौतिक संपन्नता की भी प्राप्ति कर लेते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि शिक्षा के दर्शन शास्त्रीय आधार में क्या समाहित होता है? यानी शिक्षा के कई आधार हैं, समाजशास्त्रीय आधार हैं, दर्शन शास्त्रीय आधार हैं, कई प्रकार के आधार हैं। उसमें दर्शन शास्त्रीय आधार के बारे में पूछ रहा है कि क्या समाहित होता है। दर्शन एवं शिक्षा में अटूट संबंध पाया जाता है, बिल्कुल दोनों में अटूट संबंध होता है। शिक्षा हमारे जीवन में दर्शन द्वारा परिवर्तन लाती है, तो स्वाभाविक है कि दर्शन शास्त्र की बात हो रही है तो दर्शन द्वारा ही इसमें होगा परिवर्तन, तो ये भी सही है। नए ज्ञान की खोज करने के लिए अवलोकन, परीक्षण तथा चिंतन का विकास होता है, ये भी सही है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा सातवें प्रश्न का। आठवां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है कि शिक्षा के उद्देश्यों में क्या क्या आवश्यक होता है? यानी शिक्षा जो दी जाती है या शिक्षा प्राप्त की जाती है उसके जो उद्देश्य होते हैं उसमें क्या आवश्यक रखा जाता है? कि समाज की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है, कि समाज की मान्यताओं का ध्यान रखा जाता है, कि समाज के आदर्शों का ध्यान रखा जाता है। तो शिक्षा जब दी जाती है या शिक्षा प्राप्त कोई करता है तो समाज की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है, समाज की मान्यताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, और समाज के जो भी आदर्श हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, और बीपीएससी के ऑप्शन के अनुसार चौथे ऑप्शन उपरोक्त में एक से अधिक के साथ हम जाएंगे। नौवां प्रश्न है कि समाज की राजनीतिक विचारधारा शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके लिए आपको ऑप्शन चुनने हैं कि यह शासक वर्ग की विशेषताओं को दर्शाती है या इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना होता है। तो समाज की राजनीतिक विचारधारा जो है शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में शासक वर्ग की विशेषताओं को भी दर्शाती है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बनाए रखना होता है। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों ही सही हैं। देखिए, एक सीरीज जो मेरे द्वारा 2020 सीरीज लाया जा रहा है उसमें चूंकि आपको 8 इकाई पढ़ने हैं और आपने पिछले बार यदि फॉर्म भरा होगा तो पिछले बार आपने तैयारी किया होगा, इसलिए उस 8 इकाई से मैं मिला जुला कर मिसलेनियस प्रश्न और अनोखा संग्रह, उसमें से अनोखे संग्रह में से भी चुनिंदा प्रश्नों को मैं निकाल करके वह प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ कि आपके पीछे से जो तैयारी हुई है, पिछला तैयारी जो आपका है उससे आप कितना इसको फॉलो कर पा रहे हैं। तो सभी से मिसलेनियस वह 20 प्रश्न ला रहे हैं और उसके शॉर्ट व्याख्या के साथ उसको 40-50 प्रश्न की क्षमता तक पहुंचाया जा रहा है। और यह जो है कई साथियों का मांग था कि यूनिट वाइज भी शुरू करें, कि यूनिट वाइज हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले और प्रश्न याद होते चले। तो यह यूनिट वाइज भी प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे डीएलएड के। और इसमें जो प्रैक्टिस सेट चलेंगे यूनिट वाइज, इसमें जब जीएस सेक्शन को मैं उठाऊंगा तो विषय वाइज चलेंगे। और जो 2020 की श्रृंखला चल रही है 20 प्रश्नों के साथ व्याख्या करके उसको 50 प्रश्नों तक पहुँचाना, उसमें
उसमें डीएलएड भी 8 यूनिट से मिसलेनियस हो रहे हैं और जीएस भी सभी विषयों से मिसलेनियस उसमें आएंगे सेट। इसलिए आप दोनों को यदि देखते रहेंगे तो एक तरफ आपको यूनिट और विषय वाइज भी तैयारी होते रहेंगे और दूसरी ओर आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है वह मिसलेनियस प्रश्नों को आप देखेंगे तो आप अपना आकलन खुद कर लेंगे। 10वां प्रश्न है कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार निम्न में से कौन से हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि शिक्षा के दर्शन शास्त्रीय आधार हैं, समाज शास्त्रीय आधार हैं, उसी में एक मनोवैज्ञानिक आधार भी है कि उसका क्या आधार है कि शिक्षा स्वयं में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का साधन है या फिर आपको अनुशासन स्थापित करने में सहायक है कि स्वयं को समझने में सहायक है। तो मनोवैज्ञानिक जो आधार होता है वह सभी होता है इसमें से, यानी शिक्षा स्वयं में छात्रों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाने का साधन है, अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक होता है और स्वयं को समझने में भी सहायक होता है। इसलिए राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न है कि संस्कृति में किसी समुदाय के सामूहिक उत्कृष्ट अनुभव को रखते हैं जिसका संबंध है किससे इसका संबंध है। यानी संस्कृति में जो हम उत्कृष्ट अनुभव रखते हैं वह हमारे खान पान से संबंधित होता है कि हमारे संगीत सुनने से होता है कि हमारे पहनावे से होता है। तो जो खान पान होता है उससे भी संस्कृति का पता चलता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो है अलग अलग प्रकार के खान पान रखना पसंद करते हैं। पहनावा भी अलग अलग लोगों का अलग अलग हो जाता है, अलग अलग धर्म का अलग हो जाता है और अलग अलग क्षेत्र वाइज भी पहनावा बदल जाता है। तो हमारा खान पान और हमारा पहनावा बदल जाता है। संगीत सुनने से इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, ए एवं सी सही है। खान पान और पहनावे से संस्कृति में किसी समुदाय के सामूहिक उत्कृष्ट अनुभव रखते हैं उसका संबंध इन्हीं दोनों से है। 12 नंबर प्रश्न है कि जिस देश में शिक्षा का अभाव होता है उन देशों में क्या परिवर्तन होने की सबसे बड़ी संभावना होती है। यानी यदि किसी देश में शिक्षित लोग कम हैं, साक्षरता दर बहुत कम है, तो उसमें क्या संभव होगा। तो खेल कूद एवं कौशल का विलोपन या पलायन की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है कि संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख सकती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी देश में यदि शिक्षा का अभाव है तो संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं वे, इसलिए आपको राइट आंसर ए के साथ जाना होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का आर्थिक आधार निम्न में से समाज में क्या परिवर्तन लाता है। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया कि दार्शनिक आधार है, मनोवैज्ञानिक आधार है, सामाजिक आधार है, उसी में आर्थिक आधार भी है और इस सभी को आपको यूनिट 1 में ही पढ़ना है कि शिक्षा के जो भी आधार है समाज शास्त्रीय, दार्शनिक और आपको सामाजिक और आपको मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, उन सभी को पढ़ना है। तो उसी से यह प्रश्न है यूनिट 1 से ही कि शिक्षा का आर्थिक आधार निम्न में से समाज में क्या परिवर्तन लाना है, समाज की आर्थिक दशाएं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आर्थिक आधार है तो आर्थिक दशाएं बदलनी ही है। इस क्षेत्र में उत्पादन एवं क्षमता का वितरण, तो जो आपका उत्पादन एवं वितरण होता है वो भी आर्थिक ही क्रियाओं के अंतर्गत आता है और समाज में विशेषीकरण पर भी अधिक जोर रहता है, ये भी आर्थिक के अंतर्गत आएगा। तो ये सभी जो परिवर्तन होते हैं आर्थिक आधार के अंतर्गत होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि वैदिक साहित्य 8 विभिन्न रूपों से मिल करके हुआ है, उसमें कौन शामिल नहीं है। तो नहीं है ढूंढना है कि 6 वेद इसमें शामिल नहीं है, कि 4 उपवेद शामिल नहीं है, कि 4 ब्राह्मण नहीं है, कि दर्शन की 6 प्रणाली नहीं है। तो सबसे पहले तो यही गलत दिख रहा है और पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो यही राइट हो जाएगा क्योंकि 6 वेद नहीं होते हैं, वेदों की संख्या 4 ही है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यही 4 वेद होते हैं और यहाँ 6 वेद दिया हुआ है। तो नहीं है पूछ रहा है, तो निगेटिव है, तो यानी गलत जो होगा वही होगा, तो 6 वेद नहीं होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि किस समय उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। प्रतिहार वंश के समय में, कि चोल वंश के समय में, कि राष्ट्रकूट वंश के समय में, कि पाल वंश के समय में। तो पाल वंश के समय में उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही है। महमूद गजनी का 1000 ईस्वी में भारत में आगमन हुआ, या मोहम्मद गौरी का 1175 में भारत में आगमन हुआ, कि महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी ने बौद्ध एवं हिंदुओं के शिक्षा केंद्रों को क्षति पहुंचाई। तो देखिए महमूद गजनी जो है 1000 ईस्वी में भारत आया, ये सही है, और 1000 ईस्वी में आया और आपको 1001 ईस्वी से लेकर के और 1026 ईस्वी के बीच में यह भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार के आक्रमणों में उसने बौद्ध और हिंदुओं के जो भी शिक्षा केंद्र थे भारी क्षति पहुंचाई उसने। और मोहम्मद गौरी भी 1175 ईस्वी में ही भारत में आया था और उसने भी भारत को बहुत क्षति पहुंचाई थी। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है।
प्रश्न गलत टाइपिंग किया है। कौन सा युग्म सुमेलित है नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए कौन सा युग्म सही है। तो 1817 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यह गलत है, क्योंकि इन तीनों की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी आपको 1857 ईस्वी में हुई थी। 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यह सही है, 1918 में ही हुई थी उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला दे रहा है कि 1857 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये भी गलत है, क्योंकि 1857 में नहीं हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1920 में हुई थी। और 1875 ईस्वी में जो अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसी को आगे चल करके विश्वविद्यालय बनाया गया, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, तो 1920 होगा। और 1920 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ये भी गलत है, 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसलिए यह प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि कौन सा सही है, तो दूसरा इसमें सही है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह 2 हो जाएगा कि 1900, इसको छांट दीजिए, गलत दिया हुआ है, 1918 में जो है उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, यही सही है, बाकी सब गलत हैं। अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शॉर्ट व्याख्या के साथ कितने प्रश्न बन जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, 3 यहाँ से बने, एक ये आपने देखा, चौथा बन गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1920 में की गई, मैंने बताया, 5वां प्रश्न बन गया। और यह पूछा जाएगा कि किस स्कूल को जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया, तो अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो इंडियन कॉलेज के बनाया गया, तो यह 6ठा प्रश्न बन गया। उसके बाद जो है उस स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो स्कूल था उसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी, यह 7वां प्रश्न बन गया। और 1920 में हिंदू कॉलेज की स्थापना नहीं हुई थी, वह हुई थी 1817 ईस्वी में, यह 8वां प्रश्न हो गया। और इसमें से घुमा फिरा के प्रश्नों को कोई भी देगा तो आप बना सकते हैं। तो एक प्रश्न के साथ आपके 10 प्रश्न यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए प्रश्नों की संख्या पर नहीं जाएंगे, सभी बातों पर गौर आप करेंगे और सभी को निश्चित रूप से ध्यान में बनाए रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया में परिवार के बाद सर्वोपरि स्थान निम्न में से किसका है। तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह परिवार से शुरू होती है, लेकिन सर्वोपरि स्थान किसका है, तो विद्यालय में का है, क्योंकि विद्यालय के द्वारा ही औपचारिक तरीके से और क्रमवार तरीके से बच्चे सीखना शुरू करते हैं। हालांकि सीखना तो परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, समूहों में भी होता है, लेकिन सर्वोपरि स्थान का मतलब है कि औपचारिक रूप से विद्यालय में आप सीखने की प्रक्रिया को सीखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय के उद्देश्यों से समाज में क्या मूल परिवर्तन आता है। लिंगीय असमानता में कमी आती है कि सामूहिकता की भावना उत्पन्न होती है कि साथ साथ कार्य करने की प्रवृत्ति आती है। तो देखिए, जो विद्यालय के उद्देश्य होते हैं उससे समाज में लिंगीय असमानता में कमी आती है, यानी विद्यालय में एक साथ पुरुष महिला सभी नौकरी भी करते हैं, साथ में सभी छात्र छात्राएं पढ़ते भी हैं, एक साथ खेलते भी हैं, किसी प्रकार का भेदभाव वहाँ नहीं होता है, उससे समाज में लिंगीय असमानता में कमी आती है। और सामूहिकता की भावना उत्पन्न होती है, चाहे वहाँ काम करने वाले लोग हों वे भी समूह में काम करते हों, या पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हों वो भी ये सामूहिक रूप से काम करते हैं, तो सामूहिकता की भावना भी उत्पन्न होती है। और सभी को साथ साथ कार्य करते हुए आप विद्यालय में देख सकते हैं, इससे समाज में साथ कार्य करने की प्रवृत्ति आती है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में एक से अधिक, यानी उपरोक्त में सभी। 20वां प्रश्न है, आपको सुमेलित करने हैं, और सुमेलित करने हैं आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है और आयोग दिया हुआ है। तो 1952 में क्या आया था, तो 1952 में आया था माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952 में आया था। 1964-65 में क्या आया था, तो कोठारी आयोग जो है 1964-65 में आया था। और 2006 जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा आपको सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2006 इसमें दिए हुए हैं किताब के अनुसार TRS समिति, और यह दिया हुआ है 2016 सैम पित्रोदा समिति। तो सैम पित्रोदा समिति जो है वह 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा गठित किया गया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नाम से, जिसके अध्यक्ष उनके मुख्य सलाहकार सैम पित्रोदा को बनाया गया था। लेकिन इस समिति को 2014 में जब सरकार बदली कांग्रेस की तो उसको भंग कर दिया गया। तो यह 2016 नहीं होना चाहिए, या तो स्थापना इसकी कब की गई, गठन कब किया गया, तो 2005 होना चाहिए, और TRS समिति भी 2006, इन दोनों में थोड़ा सा आपको बदलाव करना होगा। लेकिन राइट आंसर इसका ये दिया है।
21 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय शिक्षा का कैसा अभिकरण है। तो मैंने ऊपर ही बताया कि सीखना जो होता है या शिक्षा प्राप्त करना वह सभी जगहों पर होता है, लेकिन जो औपचारिक रूप से शिक्षा का आपको प्राप्ति होती है औपचारिक रूप से वह विद्यालय से होती है, इसलिए विद्यालय शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। 22 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या है। नैतिक विकास करना कि चारित्रिक विकास करना कि शारीरिक विकास करना। तो विद्यालय में सभी प्रकार के विकास किए जाते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के साथ बच्चे अपना नैतिक विकास भी करते हैं, शारीरिक विकास भी करते हैं खेलकूद इत्यादि के माध्यम से, और अनुशासन में रहते हैं, अनुशासित रूप से चारित्रिक विकास भी करते हैं। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि किसी लोकतांत्रिक देश की सफलता किस पर निर्भर करती है। कोई भी जो लोकतंत्र वाला देश है उसकी सफलता किस पर करेगी, वहाँ के श्रेष्ठ नागरिकों पर कि धार्मिक श्रेष्ठता पर कि सामाजिक परिमार्जन पर कि औद्योगिक विकास पर। तो चाहे आप कितना भी विकास कर लें, अगर देश के नागरिक शिक्षित नहीं हैं, श्रेष्ठ नहीं हैं, तो वह देश जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए श्रेष्ठ नागरिकों पर किसी लोकतांत्रिक देश की सफलता निर्भर करती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्रश्नों में यह आपको देखना जरूरी हो जाएगा। यही पूछता कि है तो अलग उत्तर हो जाएगा, नहीं है तो विशेष ध्यान देना होगा। अब यदि आप जल्दबाजी में परीक्षा में एक बार में पढ़ लिए कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था है और परिवार आप देखते मार दिए या विद्यालय देखते मार देंगे, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि समाजीकरण में महत्वपूर्ण संस्था नहीं है, तो परिवार से भी समाजीकरण होता है बच्चों का, समुदाय से भी समाजीकरण होता है, विद्यालय में भी समाजीकरण होता है, सरकार द्वारा समाजीकरण नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज जो होता है वह सामाजिक संबंधों का जाल होता है, यह किसने कहा था। तो मैकाइवर एवं पेज महोदय ने कहा था कि समाज जो होता है वह सामाजिक संबंध जो होते हैं उसी का जाल होता है। 26 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है जॉन डीवी महोदय का है। मैंने जो वह 2020 सीरीज जो मेरे द्वारा लाया जा रहा है उसमें मैंने कहा ही था कि बहुत सारे शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक का कथन आपको पढ़ना है। इकाई 2 के अंतर्गत आपको जितने भी शिक्षा शास्त्रियों का दर्शन पढ़ना है, चाहे वह महात्मा गांधी का हो या फिर आपको गिजू भाई बधेका का हो, रविन्द्रनाथ टैगोर का हो या मारिया मांटेसरी का हो या जॉन डीवी का हो या जाकिर हुसैन का हो या कृष्णमूर्ति का हो या ज्योतिबा फुले का हो, सभी में आपको कथन याद करने हैं और उनके द्वारा कहे गए बातों को याद करना है और परीक्षा में निश्चित रूप से वहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसलिए मैं 2020 सीरीज में जो सभी से चुनिंदा प्रश्नों को ला रहा हूँ उसमें मैं उसको अधिकाधिक शामिल कर रहा हूँ। यहाँ भी 2 आपने देख लिए कि सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा मैकाइवर एवं पेज ने, और विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, किसने कहा जॉन डीवी ने। और इसमें भी पीछे आपने देखा होगा कि फ्रोबेल का कथन भी पूछा गया था। वैसे ही इसमें आपको डीएलएड वाले सेक्शन में निश्चित रूप से कथन से संबंधित 4-5 प्रश्न परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। 27 नंबर प्रश्न है कि बालक के समाजीकरण की प्रथम महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है। तो देखिए बालक के समाजीकरण की इसमें से सभी संस्थाएं हैं, चाहे वह परिवार हो, पड़ोस हो, विद्यालय हो, समुदाय हो, सभी से समाजीकरण पर उनके प्रभाव पड़ता है और वो सीखते हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि प्रथम पूछ रहा है कि पहला महत्वपूर्ण संस्था कौन है, तो पहला परिवार से ही शुरू होता है। इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। 28 नंबर प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी जो 4 यह कॉलेज विश्वविद्यालय का नाम दिए गए हैं और उनके इधर स्थापना वर्ष दिए गए हैं, इसमें गलत कौन है। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी, यह सही है। उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1918 में हुई थी, ये भी सही है। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, जो बाद में चल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, ये भी सही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1925 दिया हुआ है, यह गलत है। तो 1920 में यह हुआ था। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछ रहा है तो यह नहीं है, इसलिए उत्तर यह सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं कि समाज के द्वारा सांस्कृतिक सुरक्षा एवं हस्तांतरण का कार्य किया जाता है। ये सही है। समाज अपने लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि समाज अपने लोगों पर नियंत्रण बिल्कुल रखता है। आप देखते होइएगा कि समाज में कोई किसी प्रकार की गलती करता है तो उसके ऊपर बैठक इत्यादि बैठा करके लोग उसको जरूर देखते हैं, तो नियंत्रण समाज जरूर रखता है।
समाज लोगों को राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकार प्रदान करता है, ये भी सही है। तो पूछ रहा है कौन से कथन सही है, तो 1 और 3 सही है, इसलिए राइट आंसर सी है जिसमें 1 और 3 दिया हुआ है। देखिए एक तरफ जैसा कि मैंने बताया कि 2020 सीरीज से मिसलेनियस लाए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, तो दूसरे तरफ से यह यूनिट वाइज और जीएस में विषय वाइज चलेंगे। उसके साथ ही साथ कोशिश है कि जब थोड़ी तैयारी आपकी हो जा रही है, चाहे आप जिस माध्यम से भी तैयारी कर रहे हैं, किताब से, ऑनलाइन कोचिंग से, जिस माध्यम से भी कर रहे हैं, जब आपकी थोड़ी तैयारी और हो जाएगी, तैयारी में आपके धार जब आ जाएगा, तब टोटल 150 प्रश्नों के भी प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश की जाएगी। 75 डीएलएड के और 75 जीएस के जो आपके सिलेबस के अनुसार आने हैं, और दोनों 50-50 आने हैं, इसलिए दोनों विषय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कोशिश है कि इस बार की प्रधान शिक्षक की परीक्षा जो जून लास्ट में संभावित बताई जा रही है, और उसके संदर्भ में भी मैंने वीडियो लाया था कि कब परीक्षा होगी, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और प्रतियोगिता का लेवल क्या रहेगा, औसत क्या रहेगा, यानी कितने व्यक्ति पर कितने व्यक्ति का सिलेक्शन होने का उसमें औसत निकल रहा है। उस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो कोशिश यही है कि जून के अगर अंतिम सप्ताह में परीक्षा होती है तो विभिन्न प्रैक्टिस सेटों के सीरीज से या विभिन्न तरीके से आपको अधिक से अधिक बेनिफिट दिया जाए। तो चैनल से आप इसलिए ज़रूर जुड़ जाएंगे क्योंकि आगे आपके लिए यह बेनिफिशियल साबित होगा। यदि आप शिक्षक हैं या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, या फिर आप छात्र, अभ्यर्थी, कोई भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, तो यह चैनल पूर्णतः आप ही के लिए समर्पित है। तो 30वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, विधियों एवं स्रोतों आदि की विवेचना है, या कथन दूसरा है कि शाश्वत सत्य पूर्णतः ज्ञान नहीं है बल्कि यह कथन है। तो यह रीजनिंग टाइप का है कि कौन सा कथन सही है, कौन गलत है। तो देखिए ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, विधियों एवं स्रोतों आदि की विवेचना करता है, यह सही है। शाश्वत सत्य पूर्णतः ज्ञान नहीं है, यह गलत है, क्योंकि शाश्वत सत्य पूर्णतः ज्ञान होता है। इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा, ये सही है किंतु आर गलत है। तो डीएलएड यूनिट 1 के दूसरे पार्ट को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और यह जो है पार्ट वाइज और यूनिट वाइज आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं अगले यूनिट के साथ अगले वीडियो सीरीज में, और आपको 2020 सीरीज भी बीच बीच में आपको देखने को मिलते रहेंगे और यूनिट वाइज भी मिलते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको किसी माध्यम के द्वारा नहीं, आपको डायरेक्ट इस वीडियो तक पहुंच हो, और प्रधान शिक्षक की तैयारी से संबंधित जो भी वीडियो आएँ वह उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। इसलिए चैनल से जुड़ने के साथ ही टेलीग्राम चैनल मेरा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही है, आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारी, PDF फाइल इत्यादि मिलते रहते हैं। बाकी अगले सीरीज में हम लोग प्रश्नों को देखते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं अगले सीरीज में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।